पीजीआर के टाइप चालू कर चुके थे, राइट? पीजीआर हेडिंग डाली होगी, उसके टाइप नहीं पड़े हैं ना, क्लासिफाई नहीं करे थे, ग्रोथ प्रमोटर या ग्रोथ इनहिबिटर। ओके, तो अंकुर सर वापस क्लास में काहे घुस गए? मेरे को कंफ्यूज कर दिया जबरदस्ती। अभी आज के टॉपिक में नाम पीजीआरस यानी प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स। अब जब पिछली क्लास में पीजीआरस को पढ़ा था तो मैंने आपसे कहा था कि पीजीआर जो होंगे वो डिफरेंट प्लांट ऑर्गन पर डिफरेंट तरीके से एक्ट कर सकते हैं। मतलब एक तरफ ग्रोथ को बढ़ाने वाले हो सकते हैं और दूसरी तरफ ग्रोथ को कम करने वाले। जब वो इस तरीके से होंगे तो इसका मतलब उनका नाम रेगुलेटर रख दिया। लेकिन फिर भी वो रेगुलेटर होने के बावजूद भी मेनली किसी एक तरीके का फंक्शन करते होंगे ना। मतलब वो रेगुलेटर है लेकिन ग्रोथ को ज्यादा बढ़ाता है या ग्रोथ को कम करता है, ये उसका मेन फंक्शन हो सकता है। ठीक है, मतलब वो कैसा है तो मतलब ठीक है, नहीं ठीक मतलब क्या होता है, अच्छा या बुरा है? ठीक ही है। अबे फिर पूछ रहे हैं अच्छा है या बुरा है, राइट? वी नीड अ क्लियर कट क्लासिफिकेशन। ठीक है, तो थोड़ी बुराई है, ठीक है, तो अच्छा ही कितनी है? ज्यादा नहीं, थोड़ा अच्छा भी है, मतलब नहीं ऐसा नहीं हो सकता, थोड़ा बुरा थोड़ा अच्छा नहीं हो सकता, ज्यादा अच्छा कम बुरा, या फिर ज्यादा बुरा और कम अच्छा, ऐसे रखने की बात हो रही है। ओके, कि आप इस तरीके से बताएं तो ज्यादा सही। तो प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स को जब दो ग्रुप में बांटा तो यहां ध्यान से सुनिए कौन से रोल्स कौन से? सात में से कोई भी एक, आई रिपीट, सात में से कोई भी एक। जैसे सेल का डिवीजन होना, जैसे सेल का डिफरेंशिएशन होना, जैसे सेल का इलोंगेशन होना। एक मिनट, डिफरेंशिएशन कहां, इलोंगेशन ही लिखना था। सेल का इलोंगेशन होना, सीड का बनना और फिर सीड का जर्मिनेट होना। और सीड काय में बनता है? फ्रूट में। तो फ्रूट का बनना, लाइट की तरफ ग्रो करना, ग्रेविटी की तरफ ग्रो करना, ऐसा कुछ। या फिर कैसा फॉर्म लेगा एक प्लांट, कैसा दिखेगा वो पैटर्न फॉर्मेशन। 1 2 3 4 5 6 7, इनमें से कोई भी काम जो करे एक या एक से ज्यादा, उसे क्या बोलेंगे? ग्रोथ प्रमोटर रोल्स। ऐसा करने वाले, ऐसे रोल करने वाले हीरो कहलाते हैं, मतलब ग्रोथ प्रमोटर, ग्रोथ प्रमोटर्स। और जब इन्हें ग्रोथ प्रमोटर्स कह रहे हैं तो मैंने कहा इसमें एग्जाम्पल कौन? ऑक्सिन होता है, जिब्रेलिन होता है, साइटोकाइनिन है, ये तीनों। उधर
दूसरे के बारे में समझ लें। जब ग्रोथ को रोकने की जरूरत भी हो सकती है, बात समझ रहे हो, अगर सीजन अनफेवरेबल हो जाए और प्लांट डिवीजन करना रोके नहीं तो प्लांट के जीवन पर संकट आ जाता है। तो तब जिंदगी बचाना जरूरी है कि डिवीजन करना है नहीं। तो हम कहते हैं जिंदगी बचाना जरूरी है, यानी तब क्या आ जाएगा प्लांट के ऊपर स्ट्रेस कि अरे इतनी तैयारी करी, सारी चीजें बीच में रद्द करनी पड़ गई। तो स्ट्रेस को जो मैनेज करवा सकते हैं और ऐसे में ग्रोथ को रोक सकते हैं वो कौन होते हैं? ग्रोथ इनहिबिटर्स। तो रोल्स जैसे टॉलरेंस टू बायोटिक स्ट्रेस। बायोटिक स्ट्रेस क्या होगी? कोई इंफेक्शन लग जाता ना, पैथोजन या पेस्ट, नहीं समझे मैं बताता हूं। कभी गमले में लगते हुए पौधे को या फिर जमीन में लगे हुए पौधे को देखा हो, उसकी सारी की सारी टहनियां अच्छी हैं, एक टहनी मुरझा रही है, केवल एक, बाकी सब कैसी हैं? बढ़िया। ठीक है। या फिर कोई पौधा हो जिसकी हरी पत्तियां झड़ रही हैं, समझे? इसका मतलब है कि प्लांट स्ट्रेस में है, उसको किसी चीज की तो कमी होगी, चाहे वो पानी हो, मिनरल हो, या फिर हो सकता है कि उस ब्रांच के ऊपर किसी पेस्ट का या पैथोजन का अटैक हुआ। अब प्लांट तो बेचारा क्लिनिक जा नहीं सकता, फोन करके एम्बुलेंस बुला नहीं सकता, तो वो क्या करेगा? बोला ऐसे अंग को काट के फेंक दो, नहीं तो पूरा का पूरा प्लांट खराब हो सकता है। इसे कहते हैं एब्सेशन। तो एब्सेशन काफी समय इंपॉर्टेंट भी हो सकता है। पुरानी पत्ती झड़ के गिरे तो सेनेसेंस से, ठीक है, लेकिन अगर नई पत्ती भी गिरे, मैंने कहा ना प्लांट काय में? स्ट्रेस में। वो बायोटिक होगी तो मतलब पैथोजन का अटैक हो सकता है। एबायोटिक होगी तो मौसम की मार हो सकती है, न्यूट्रिएंट की डेफिशिएंसी हो सकती है। एबायोटिक स्ट्रेस मतलब वाटर की कमी, कि पानी कम है, पत्तियां झाड़ दो, नहीं तो ट्रांसपिरेशन के कारण पानी लॉस हो जाएगा। क्लियर बात? तो ऐसी चीजें जब हो तो उसके बारे में हम लोग कहते हैं ये एबायोटिक स्ट्रेस की निशानी हो सकती है। खैर, इसी चीज के बारे में आगे जानते हैं, टॉलरेंस के आगे भी चलना है, इससे आगे भी पढ़ना है। जैसे क्या करवाना, इससे बचने के लिए मैंने बोला ना क्या तरीका हो सकता है, उसे क्या कहते हैं? एब्सेशन। राइट? क्लियर? डोंट कॉल इट एज पतझड़, समझे? पतझड़ में जो पत्तियां झड़ती हैं वो सेनेसेंस एज के कारण झड़ सकती हैं, वो एब्सेशन हो जरूरी नहीं है। बेमौसम जब झड़े, बेबात की, हमें नहीं पता, प्लांट को वो बात पता होगी, उसका परसेप्शन होगा एनवायरनमेंट का। क्लियर? एब्सेशन हो सकता है। और जब सीड जर्मिनेट ना करना चाहे, क्योंकि हो सकता है एनवायरनमेंट ठीक ना हो, डॉर्मेंसी, ठीक, ऐसी सारी चीजें जो करवाता है वो प्लांट ग्रोथ इनहिबिटर कहलाते हैं। क्लियर? टॉलरेंस मैनेज करना, बायोटिक एबायोटिक, एब्सेशन, डॉर्मेंसी, प्लांट को चोट लगी, वूंड मैनेज करना, ऐसा सब। ओके? एक या एक से ज्यादा, उन्हें हम लोग कहेंगे ग्रोथ इनहिबिटर्स। ऐसे एग्जाम्पल्स में हम लोग मेंशन करते हैं क्या क्या है, हम ऐसे में नाम लिखते हैं। एक, एब्सिसिक एसिड, यानी कहते हैं ABA। इथाइलिन दोनों तरफ है, लेकिन इथाइलिन को मेनली क्या माना जाएगा? ग्रोथ इनहिबिटर। इथाइलिन इज आल्सो मेनली अ ग्रोथ इनहिबिटर। Such examples are there.
डन। अब जब इसे मेंशन करते हैं हम लोग तो कहते हैं प्लांट ग्रोथ इनहिबिटर्स के बाद में हमारे पास जो पहले हम लोग पढ़ेंगे प्लांट ग्रोथ प्रमोटर्स, ऑक्सिन, जिबरेलिन, फिर साइटोकाइनिन। तो पहले नंबर पे ऑक्सिन है। ऑक्सिन के बारे में काफ़ी चीज़ें ऑलरेडी दी हुई हैं किताबों के अंदर, हम लोग उन्हीं चीज़ों को फॉलो करेंगे जो ऑलरेडी मेंशन्ड है, समझ गए? मतलब ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत अपने को पड़ेगी नहीं, राइट? चलो, तो ऑक्सिन के कैरेक्टर पढ़ते हैं या ऑक्सिन के फीचर जानते हैं। ऑक्सिन की डिस्कवरी के बारे में बात सबसे पहले करें। इनमें नाम आता है बाप बेटे का, चार्ल्स डार्विन एंड फ्रांसिस डार्विन। क्यों नाम आ रहा है, क्या खास किया है? दे वर द पीपल हु फर्स्ट टोल्ड अबाउट एग्जिस्टेंस ऑफ हार्मोन लाइक सब्सटेंसेस इन द प्लांट। इन्होंने सबसे पहले ये बात कही थी कि प्लांट में केमिकल सब्सटेंसेस एग्जिस्ट करते हैं जो किसी रिस्पॉन्स के लिए रिस्पॉन्सिबल हो सकते हैं, जैसे कि फोटोट्रोपिज्म यानी प्लांट ग्रोथ मूवमेंट, ग्रो करके बढ़ना टुवर्ड्स, राइट, प्लांट ग्रोथ मूवमेंट टुवर्ड्स लाइट, उससे क्या माना जाता है? फोटोट्रोपिज्म। तो इसका मतलब है कि ऑक्सिन की डिस्कवरी इसी फिनोमिना के चलते हुई। इन दोनों ने, बाप बेटे ने, कैनेरी ग्रास पर काम किया था। नाम पर ध्यान दें, ग्रास, मोनोकॉट हुआ, ग्रास फैमिली यानी पोएसी। पोएसी के अंदर कोलियोप्टाइल होती है ना, याद आया? शील्ड ऑफ प्लूम्यूल, यानी जर्मिनेशन होगा तो सबसे पहले जो निकल के आएगी वो क्या होगी? प्लूम्यूल होगी। क्लियर? सॉरी, कोलियोप्टाइल होगी, फर्स्ट लीफ भी कहते हैं। तो कहते हैं टिप ऑफ कोलियोप्टाइल कॉज द बेंडिंग ऑफ द एंटायर कोलियोप्टाइल, ऐसी बात इन्होंने कही है। लेकिन बाद के साल 1928 के अंदर नाम आता है एफ.डब्ल्यू. वेंट का, हु इज नोन फॉर आइसोलेशन ऑफ ऑक्सिन, और इन्होंने वर्क करा है किसके ऊपर? ओट के ऊपर। ओट का साइंटिफिक नेम होता है एवेना सटाइवा। उसका नाम जानो चाहे नहीं जानो, कैनेरी ग्रास का नाम कैनेरिया, चाहे नहीं जाने, ओट का साइंटिफिक नेम जरूर जानो, ये होता है एवेना ओट। सुना होगा ना, आजकल बड़ा फेमस है। क्या खाया? ओट्स खाए थे मैंने, हेल्दी ब्रेकफास्ट। बकवास, जब बनते थे, जब मिलते थे तब कोई खाता नहीं था। इंडिया में जब लोगों ने लगाने बंद कर दिए, कोई लगाता नहीं, तब खरीद खरीद के खा रहे हैं। बताइए, मतलब सच्चाई ये है कि इंडिया जो मेज़ को बड़ा कॉमनली फीड करते थे, मेज़ हम लोग इतना ज़्यादा लगाते थे, आज मक्की का आटा महंगा, गेहूं का आटा सस्ता है। क्या कारण होगा? द एरिया ऑफ wheat cultivation is more, production is more, so it's comparatively cheaper. ठीक है? तो अगर मक्की महंगा बिकती है तो फिर उसे क्यों नहीं लगाते? बिकॉज द यील्ड इज लेस, वो पर हेक्टेयर या पर एकड़ कम पैदावार देती है, जबकि गेहूं ज्यादा देता है। जमाना आजकल ऐसा ही है, ज्यादा जो उगेगा वो कंपेरेटिवली चीपर पड़ेगा, इसलिए आप उसको खाने लगते हैं। और भी तो अच्छे अच्छे अनाज है, कौन खा रहा है? उसका मेन मुद्दा यही है। ठीक है? क्लियर? तो खैर, वो जो भी है, अपन अभी सोशल स्टडीज या सोशियो इकोनॉमिक डिस्कशन कर नहीं रहे, अपने को इससे मतलब है। इनका वर्क क्वांटिटेटिव असेसमेंट ऑफ ऑक्सिन कहलाता है। क्वांटिटेटिव, किसी हार्मोन या एंजाइम के डिटेक्शन के लिए उसके फंक्शन को पढ़ना, क्या कहलाएगा? बायो एसे, राइट? हार्मोन तो यूज हो जाता है ना भाई एक्शन में, हार्मोन थोड़ा ना बचता है, वो कोई एंजाइम थोड़ा ना कि मैं खड़ा हूं, काम हो गया। ठीक है? तो हम लोग ये कहते हैं कि अगर एंजाइम हो या हार्मोन हो, वो कौन सा फंक्शन कर पा रहे हैं, उसके बेसिस पे उनका असेसमेंट होता है कि दैट दे वर प्रेजेंट और नॉट। तो इसीलिए बायो ऐसे वर्ड चलता है। ठीक है? स्पेलिंग देख ले, अंग्रेजी में जो ऐसे लिखते हैं वो नहीं, असेसमेंट है, इसलिए ASSAY, ऐसे। क्लियर? तो वेंट ने क्या ऑब्जर्व किया है, और जो बात आगे डार्विन की बातों को आगे जो बढ़ाया गया है उसके ऊपर ध्यान दीजिए। वो कहते हैं, एफ वेंट कहते हैं कि
हमने कोलियोप्टाइल को जब स्टडी करा, जब कोलियोप्टाइल स्टडी की गई, तो इस कोलियोप्टाइल के लिए अलग अलग फीचर याद रखें। हमने कोलियोप्टाइल को रखा यूनिलेटरल लाइट में। यूनिलेटरल लाइट मतलब लाइट का एक ही डायरेक्शन है। ऑक्सीजन में ही सबसे टाइम लगेगा, बाकी हार्मोन तो बहुत इजी हो जाते हैं सब। तो इसके अंदर कैरेक्टर समझ लीजिए क्या क्या है सारे, वो वाली बातें जान लें तो हम लोग इसे ऐसे मेंशन कर सकते हैं कि मैंने कोलियोप्टाइल ले ली, ओके, अभी वो छोटी है, धूप यहां से आ रही है, यहां से आ रही है, इसको मत मान लो एक्चुअल पूरे कमरे में अंधेरा है ऐसा काला, डायरेक्शन ऑफ लाइट क्या केवल एक, तो इसको बोलेंगे यूनिलेटरल लाइट, वन डायरेक्शन से। और यहां हम लोगों ने ऑब्जर्व करा कि दैट ये कोलियोप्टाइल जो है ना इसी लाइट के डायरेक्शन पर बेंड कर गई, ओके। यहां फिर हमने कोलियोप्टाइल ली, ठीक है, हमने फिर यहां कोलियोप्टाइल ली, लेकिन इस बार हम थोड़े ज्यादा इनोवेटिव हैं। किस सेंस में? हमने यहां इसकी ना टिप निकाल दी है, समझ रहे हैं? हमने इसकी टिप निकाल दी, इसको हम लोग क्या कहते हैं, डिकैप कर दिया, इसको हम लोगों ने डिकैप कर दिया है। और ऑब्जर्व करना चाहते हैं कि इसका क्या होने वाला है। ये जो टिप निकाली है इसको फेंकना नहीं, इसको कायम में रखना, अगर मीडियम में, हम इसे अगर मीडियम में रखेंगे जो भी हो। तो मैंने ऑब्जर्व किया कि यहां ना इसका नतीजा ये हुआ कि यहां कोलियोप्टाइल ग्रो भी नहीं करी और बेंड भी नहीं करी, ठीक है। नंबर नेक्स्ट, हमने इसी तरीके की जो कट की हुई कोलियोप्टाइल है ना उसको लिया, और जो टिप्स हम लोगों ने रिमूव करी थी, जो टिप हम लोगों ने रिमूव करी थी, उस टिप को हम लोगों ने क्या कर दिया, यहां वापस इसके ऊपर लगा दिया। लेकिन थोड़ा सा ना ध्यान रखना है, बी कॉशियस अबाउट दीज थिंग्स, कि अब मैं लाइट का डायरेक्शन बनाऊंगा, ये लाइट का डायरेक्शन है, एक ही डायरेक्शन से आ रही है यूनिलेटरल लाइट। तो ऐसे में मैं लिखता हूं ये वाली साइड इल्यूमिनेटेड है और ये कैसी होगी, डार्क, क्योंकि लाइट का डायरेक्शन एक ही है ना। कहां की तरफ बेंड कर रही है कोलियोप्टाइल, इल्यूमिनेटेड साइड पे, ठीक है, क्लियर। कौन सी साइड पे बेंड कर रही है, इल्यूमिनेटेड पे, यहां कोई बेंडिंग नहीं है, ठीक। अब वो कहते हैं कि हमने टिप को वापस लगाया, टिप को जब वापस लगाया तो टिप को वापस कहां लगाया वो सुनिए। एक, वो कहते हैं हमने टिप को कहां लगाया, डार्कर साइड पे लगाया है। और दूसरे वाले एग्जाम्पल में हम लोगों ने टिप को कहां लगाया है, इल्यूमिनेटेड साइड पर। तो इनका कहना यह है कि जब हम लोगों ने डार्कर साइड पर टिप को लगाया तो वो बेंड कर जाती है, वो मतलब यहां पर कौन है, वो कौन है, हाँ, कोलियोप्टाइल। लेकिन जब हम लोग इसको कहां लगाते हैं, इल्यूमिनेटेड साइड पर लगाते हैं, तो वो बेंड नहीं करती, ओके। तब के केसेस में वो बेंड नहीं करेगी।
तो हमने इसको कौन सी डायरेक्शन में लगाया, तो उसके बारे में समझें कि हमने कहा कि दैट दिस इज ऑन इल्यूमिनेटेड साइड, ये डार्कर साइड थी, फिर से बेंडिंग इल्यूमिनेटेड के ऊपर हो गई। और अगर मैं यहां इल्यूमिनेटेड साइड पर ये टिप का टुकड़ा वापस लगाता हूं, पूरे पे नहीं लगाना है, आधे आधे पे लगाना है, तो मैं कहता हूं यहां पर कोई भी बेंडिंग नहीं है। क्या एनालिसिस निकलता है? मैंने 10 बार बोला है कि इसको सीखने की कोशिश करिए कि डायग्राम क्या कहना चाहता है। एक, जब जब टिप है तब तक बेंडिंग होगी, ठीक है। नंबर दूसरा, इसका मतलब टिप लगाने पर अगर बेंडिंग वापस हुई तो मतलब मटेरियल जो बेंडिंग करवा रहा है कहां सिंथेसाइज होता है? टिप पर। ओके। मैं ये ऑब्जर्व करता हूं कि प्लांट के अंदर बेंडिंग शायद इस कारण से आती है कि एक तरफ ग्रोथ ज्यादा होगी और दूसरी तरफ ग्रोथ कैसी रह जाएगी? कम। बात समझ में आ रही है? ठीक है। किसी की एक टांग लंबी हो, ऐसे चलेगा वो। एक्चुअल में कुछ एक्सरे वगैरह, मतलब कुछ ट्रॉमेटिक कंडीशन हो जाए, कोई गिर वर पड़े, ऑपरेट होते हैं, ठीक है ना, तो ऐसा हो जाता है लोगों के साथ। या फिर कुछ और रीजन से, जैसे वर्टिब्रल कॉलम में कुछ गड़बड़ हो जाए, वो स्लाइड कर जाए, तो जब आदमी लेटता है, ऑर्थोपेडिशियन चेक करता है, तो पता लगता है कि एक पैर जो है वो 1 इंच, एक टांग 1 इंच छोटी हो गई है। तो वो चलते टाइम समझ में आता है कि एक पैर छोटा लग रहा है इनका, एक पैर पे वेट ज्यादा आ रहा होता है। खैर, वो सब बाद में पढ़ेंगे। हम तो ये बात कहते हैं कि दैट, यानी एक तरफ ग्रोथ ज्यादा है। कौन सी तरफ ग्रोथ ज्यादा है? तुम्हें क्या लग रहा है? डार्कर। अरे भाई, इधर वजन डालोगे तभी तो इधर झुकेंगे, तो वजन कैसे बढ़ा? वजन बढ़ना क्या कहलाता है? ग्रोथ। वजन बढ़ना क्या कहलाता है? ग्रोथ कहलाता है। यानी आप ये बात कहते हैं कि मटेरियल टिप पे बना और कहां की तरफ जा रहा है? नीचे की तरफ जा रहा है, ठीक है। कौन सी साइड से? डार्कर साइड से। कहां एक्यूमुलेट हुआ? डार्कर साइड पे। टिप पे बना, मैंने वो टिप वापस लगाई, लेकिन कौन सी तरफ लगाई मैंने वो टिप? मैंने जिस तरफ वो टिप लगाई है, अनफॉर्चुनेटली मैंने जो टिप लगाई है, अनफॉर्चुनेटली हुआ ये कि वो बेंड नहीं कर पाती, क्योंकि शायद लाइट के प्रेजेंस में ये सब्सटेंस नीचे नहीं जा पाता, या उसका ट्रांसलोकेशन क्या हो जाता है? इनहिबिट। आई बात समझ में? लो, ये 4 पॉइंट में लिखाऊंगा नहीं, समझे? डायग्राम दिया तो बता दिया। हर एग्जाम का अपना अपना स्कोप होता है, इधर पे नहीं है। 11th वालों को पूछ सकते हैं स्कूल के मास्टर, इधर पे नहीं पूछते। बस ये कौन सी लाइट बोलोगे? यूनिलेटरल लाइट, ठीक है। हम केवल इतनी सी चीज ये कह सकते हैं, बेंडिंग क्यों हो रही है? ड्यू टू, तुम्हें क्या लगा मेरा मन थोड़ा ना मानेगा? ड्यू टू केमिकल मेड एट, कहां बना है? बस लिखने का तरीका अलग हो जाएगा, कम लाइनों में काम चल जाएगा। मेड एट टिप, ट्रांसलोकेट प्लस एक्यूमुलेट ऑन डार्कर साइड, देयरफॉर इट ग्रोज मोर, इसलिए वो ज्यादा ग्रो कर गई। इसलिए बेंडिंग कौन सी साइड हो गई? टुवर्ड्स illuminated side. Got it? But inhibition of translocation by light, इसलिए लाइट ने उसके ट्रांसलोकेशन को इनहिबिट भी किया है, इसलिए वो यहां से नीचे की तरफ नहीं गई है, तो इस तरफ ग्रोथ नहीं हुई है। यहां पे लिख देना कौन सी लाइट थी? एक डायरेक्शन से आने वाली, सूरज की धूप की जैसी नहीं कि निकली तो सारे तरफ उजाला हो गया, वैसा नहीं। ये यूनिडायरेक्शनल लाइट है। दिस इज यूनिडायरेक्शनल लाइट।
डन है। हो गए। हो गए। हो गया तुम्हारा बैकलॉग खत्म। इसका क्या किया तुमने, बॉटनी जूलॉजी का? हमें तो पता है कि एक्सेस बंद हो जाती है। ये सही है। बीच बीच में तरीका थोड़ा कैजुअल है सर, बीच बीच में आ जाती थी ना मैं। लिमिटिंग फैक्टर नहीं लगने दिया दीदी ने, देख रहे हो। हाँ, तो हम लोग ये कह रहे हैं कैरेक्टर ऑफ ऑक्सिन क्या है। मैं कैरेक्टर इसलिए बोल रहा हूं ना कि अभी हम लोग पढ़ने वाले हैं कि हार्मोन के इफेक्ट जो होते हैं इंडिविजुअलिस्टिक होते हैं या फिर इंटरेक्शन, मतलब दो लोग साथ में अपोजिट या अलग अलग तरीके के कामों में रोल प्ले कर सकते हैं। इंडिविजुअलिस्टिक होंगे, जब साथ में होंगे तो सिनर्जिस्टिक हो सकता है, कॉम्प्लीमेंट्री हो सकता है, एंटागोनिस्टिक हो सकता है। तो वो जो इंडिविजुअलिस्टिक टाइप के होते हैं ना, वो लिख रहा हूं, ठीक है। बाकी में घालमेल हो सकता है, दूसरे का इन्फ्लुएंस हो सकता है। देख भाई, एक पीजीआर पीजीआर से अफेक्ट हो सकता है, एक पीजीआर एनवायरमेंट से भी अफेक्ट हो सकता है कि एनवायरमेंट ऐसा हुआ इसलिए उसका बनना जरूरी था। दूसरा तरीका यह था एक पीजीआर ने काम किया तो पीछे पीछे दूसरे ने चालू कर दिया, वैसा कुछ, वो बाद में। कैरेक्टर की बात पहला सुन, पहला सिर्फ बॉक्स वाली बात, बाकी याद रखने की कोशिश करिए, बाकी सब याद रखने की कोशिश करिएगा, केवल जो बॉक्स में लिखा है उस पर ध्यान दें। तो पहला वर्ड आता है जिसको हम लोगों ने लिखा है एपिकल डोमिनेंस, राइट। एपिकल डोमिनेंस जिसे हम लोग मेंशन करते हैं, उसका मीनिंग जाने। एपिकल डोमिनेंस का मतलब है कि बड एपिकल भी होते हैं और लेटरल भी होते हैं। ऑक्सिन के इफेक्ट के कारण सिर्फ एपिकल बड ग्रो करेगा, लेटरल बड ग्रो, अरे बल्कि इनिबिट हो जाएगा, ठीक है। लेटरल बड क्या हो जाएगा, इनिबिट, क्योंकि ये एपिकल डोमिनेंस करता है। तो इसका मतलब आलू के ट्यूबर पर होता है लेटरल बड, अदरक के राइजोम पर होता है लेटरल बड। तो अगर मुझे आलू को लंबे टाइम तक स्टोर करना है, क्या मैं ऑक्सिन का स्प्रे कर दूं, कर दे, उसमें से स्प्राउट नहीं निकलेगा क्योंकि उसके लेटरल बड क्या हो जाएंगे, इनिबिट। आलू पर लेटरल बड होते हैं, एपिकल बड नहीं। दैट्स इट। तो यानी एपिकल डोमिनेंस का फायदा मिला और मैं क्या करता हूं, ऐसे में फायदा उठाता हूं इसका। स्टोरेज ऑफ ट्यूबर्स बाय एप्लीकेशन ऑफ ऑक्सिन। ओके, डन।
दूसरा यूनिक फीचर क्या है? दूसरा यूनिक फीचर इसी से रिलेटेड है। यानी अगर तुमने टिप को निकाला तो तुमने कौन सा हार्मोन निकाल दिया? ऑक्सिन। समझे? तो इसका मतलब अब अगर ऑक्सिन निकल गया तो क्या बढ़ेगी? टिप तो बढ़ेगी नहीं, क्या बढ़ेगा? ब्रांच, लेटरल बड। अगर लेटरल बड बढ़ेगा तो फिर से टिप आएगी, तुम फिर से टिप को टिपा देना, निकाल देना, राइट? फिर क्या होगा? ब्रांच की ब्रांच आएगी। मैंने करा अपने घर में, पॉटेड प्लांट होते हैं। अब पॉट की लंबाई एक फिक्स है। अब मान लें कि पॉट जो है वो इतना लंबा है, इतनी हाइट है, और उसमें पौधा इतना लंबा हो रहा है, तो वो क्या हो जाएगा? बैलेंस नहीं रख पाएगा, ठीक है? ढंग से ग्रो नहीं कर पाएगा। कोई बात नहीं, एक तरीका है। पॉट इतना गहरा था, मैंने पौधे को भी इससे ऊंचा नहीं आने दिया। इसके इसके ऊपर इतना ही ऊंचा पौधा जो है ना, जैसे इतना ऊंचा होता है, अगर वो ऊपर बढ़ने लगता है तो मैं उसकी चोटी कट कर देता हूं। अब वो क्या होता है? नीचे से ब्रांच निकालता है, ब्रांच ऊपर आने लगती है, एक लिमिट तक ऊपर आती है, फिर मैं उसको क्या करता हूं? कट कर देता हूं, फिर और नीचे से ब्रांच आती है। ऐसे में पौधा कैसा दिखेगा? गोल गोल सा होने लगेगा, नीचे ज्यादा हरियाली बढ़ने लगेगी। इससे क्या होता है कि ब्रांचेस ज्यादा होती है। कभी किसी गार्डनर को देखा हो कि गार्डन की बाउंड्री पे जो झाड़ियां लगी रहती हैं, अब तो लोग दीवारें बनाने लग गए। हमारे समय में तो जो पार्क होते थे ना, चिल्ड्रन प्लेइंग पार्क जो बनते थे कॉलोनी वगैरह में, तो उसमें झाड़ियां लगी रहती, मेहंदी या दूसरे टाइप के पौधे लगते थे। तो उसमें गार्डनर क्या करता था? छटाई करता रहता, क्या? टिप कट करता था, नीचे से नहीं काटता था, ऊपर ऊपर से कट करता था, ठीक है? तो हम कहते थे बढ़ने नहीं देना है, लेकिन बढ़ रही है। कैसे? दाएं बाएं, ऊपर नहीं, दाएं बाएं बढ़ रही है। तो ऐसे केस में हम कहते हैं कि ये फायदा देगा क्या बनाने में? हेज मेकिंग। वो तो झाड़ियों से बना हुआ बाउंड्री होता है, उसे क्या कहते हैं? हेज, HEDGE, राइट? टी प्लांटेशन में भी अक्सर ये कहते हैं कि हम लोग फ्रेश लीव्स पिक करते हैं। फ्रेश लीव कहाँ आएगी? टिप पर। उसे निकाल लिया तो कौन सा हार्मोन बढ़ गया? ऑक्सिन घट गया, बड़ा नहीं। कौन सा हार्मोन बढ़ जाता है उसकी जगह? साइटोकाइनिन। वो ब्रांच को बनवाने लगता है, फिर ब्रांच की टिप निकालते हैं। इससे पहले ऑक्सिन बढ़े हम उसको निकाल लेंगे। तो याद रखिए, दिस लाइन इज नॉट अबाउट एप्लीकेशन ऑफ ऑक्सिन, दिस इज अबाउट रिमूवल ऑफ ऑक्सिन। याद रखिएगा, लोग क्वेश्चन पूछ लेते हैं, ये बताओ टी प्लांटेशन और हेज मेकिंग में कौन से हार्मोन का एप्लीकेशन है, और आंसर बोल देते ऑक्सिन। अरे मूर्ख, ऊपर हेडिंग है, इसका मतलब ये थोड़ा ना कि ऑक्सिन की हेडिंग है, ठीक है? नहीं है कि ऑक्सिन का यूज नहीं भाई, डिस यूज है। क्या करना है उसको? डिसेबल, ठीक है? दिस लाइन इज अबाउट, क्या लिखा? इट इज अप्लाइड। यहां पे इट इज ऑक्सिन नहीं है, यहां पे इट इज का मतलब क्या है? डीकैपिटेशन इज अप्लाइड। समझे? किस जगह पर? इन टी प्लांटेशन एंड हेज मेकिंग। ये ऊपर वाली लाइन का ही कंटिन्यूएशन। दो लाइनें लिखना, पहले लिखोगे एपिकल डोमिनेंस, नंबर लिखना एक, तो उसका एक फायदा कि पोटैटो ट्यूबर को स्टोर करने में। नंबर दूसरा लिखना एपिकल डोमिनेंस, तो लिखना कि डीकैपिटेशन करोगे तो उससे टी प्लांटेशन और हेज मेकिंग में यूज करेंगे। यानी एपिकल डोमिनेंस को हटाना, रिमूवल ऑफ ऑक्सिन, ऑक्सिन को रिमूव करना, ठीक है? ये इसके बारे में आता है। अगला, ऑक्सिन एसिडिक पीएच पीजीआर होते हैं। ट्रांसलोकेशन ऑफ ऑक्सिन इज बाइपोलर। बाइपोलर मतलब रूट टिप से शूट की तरफ जाता है, शूट टिप से रूट की तरफ आता है। बाइपोलर हो गया ना, बाइपोलर कॉमा, और टिप से बेस की तरफ जा रहा है, इसलिए कैसा होगा? बेसी पेटल। ऐसा एक ही हार्मोन है। हमने पहले पढ़ा था कि हार्मोन का ट्रांसलोकेशन यूजुअली पोलराइज्ड होता है, लेकिन यहां कैसा है? बाइपोलर। यहां पर बाइपोलर है, ऐसी चीज इसके बारे में बोल सकते हैं। दिस इज ऑक्सिन। ऑक्सिन के अलग अलग टाइप्स में एक हम लोग लिखते हैं नेचुरल ऑक्सिन, नेचुरल ऑक्सिन्स के एग्जांपल्स हैं जैसे IAA, इंडोल 3 एसिडिक एसिड। दूसरा है IBA, इंडोल 3 ब्यूटारिक एसिड, ये नेचुरल है। अगला है सिंथेटिक ऑक्सिन। सिंथेटिक ऑक्सिन मतलब जो हमने बनाए। ये स्ट्रक्चर में सेम हो सकते हैं, अलग भी हो सकते हैं, लेकिन फंक्शन में कैसे हैं? सेम। एनालोगस कंपाउंड्स, इसलिए लिख रहा हूं एनालोगस। और इसमें एग्जाम्पल आ रहे हैं, इसमें एग्जाम्पल आ रहे हैं क्या क्या? एक
पहला एग्जाम्पल आता है एनालोगस कंपाउंड का, जिसे मेंशन करेंगे एक ऑक्सिन, ओहो ऑक्सिन नहीं, NaA नैप्थलीन एसिडिक एसिड, दूसरा नाम है 2,4-D 2,4-डाइक्लोरोफिनॉक्सी एसिडिक एसिड, अगला है 2,4,5-T 2,4,5 ट्राइक्लोरो एसिटिक एसिड, ऐसा कुछ। डन। हाँ, ऊपर से उसको बांध के भी रखते हैं बेड़ियों में जकड़ के, देखोगे ना उसमें तार वार लगाते हैं। मुनजाई बड़ा जबरदस्त चीज़ है, आजकल लोगों को शौक रहा नहीं गार्डनिंग का। तो बोनसाई एक टाइम में ऐसा समझ सकते थे हम लोग, बहुत बड़ी आर्ट मानी जाती थी। और अभी भी कुछ कंट्रीज के अंदर, मतलब इंडिया के भी कुछ पार्ट्स में बोनसाई को बड़ा अच्छा मानते हैं, लेकिन अब उतना ज़्यादा नहीं रहा। अब लोगों को टाइम पास करने के लिए रील देखना मिल गया है, तो लोग बाग उधर बिजी रहते हैं। बट बोनसाई में हम लोग नेचुरली करते हैं, कुछ बाहर से स्प्रे वगैरह करने की कोशिश नहीं की जाती। ठीक है, दूसरा उसको सीड से नहीं लगाया जाता, स्टम्प कट किया जाता है, मतलब ब्रांचेस वगैरह को कट करके लगाया जाता है। रूट इनिशिएट की जाएंगी, वो बहुत आसानी से करी जाती हैं, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन फिर उसको बांधना तारों से कि वह आगे ना बढ़े, और रेगुलरली टाइम पर उसको छांटते रहना, ये सब नहीं तो प्रॉपर ग्रो नहीं करेंगे। तो टैलेंट जो है ना, वो तब है बोनसाई बनाने में जब आपका बोनसाई लंबे टाइम तक सस्टेन करे, ज़्यादा टाइम पर जाए। हमने थोड़ा थोड़ा सीखा, हमने बनाई, अच्छी बनी। अब वो 1 साल तक तो ठीक था, फिर उसके स्टम में क्या है, वो ड्राई सा होने लग गया। अब अपने को प्रोफेशनल ट्रेनिंग तो थी नहीं, तो अपने को ये चीज़ नहीं पता लगी कि ऐसा क्यों हो रहा है। मिट्टी भी चेंज कर ली, वो रिकवर नहीं कर पाया, गया। तो ऐसा बहुत कुछ होता है। अब ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो बोनसाई बेचते हैं, बहुत सारे प्लांट हैं, फ्लावरिंग प्लांट जिनकी बोनसाई मार्केट में मिलती है। फिग के कई सारे स्पीशीज है जिसकी बोनसाई मार्केट में मिलती है। तो उसमें 2-3 चीज़ें इन्वॉल्व है, हार्मोन को रेगुलेट करवाना, फिर उसके बाद कटिंग करने का तरीका, फिर उसके बाद उसको बाड़े में बांधना तार वार से, ठीक है, टेपिंग वगैरह करके रोकना कि वो उस तरीके से स्प्रेड ना करे, डिसाइड करना कि वो यहीं करेगा। मतलब सोचो एक ऐसी ब्रांच ली गई है जिसके अंदर बड की क्या हो, कमी। अगर किसी ब्रांच में बड ज्यादा होंगे, रोक के दिखाओ, रोक सको तो रोक लो, कितने दिन तक रोकोगे। नेक्स्ट आगे देखें, इसके अलावा कुछ और बाकी फंक्शंस जानते हैं। एक, इंड्यूस पार्थेनोकार्पिन टोमेटोस, दूसरा herbicides like 2,4-D to kill डाइकॉट वीड्स, मतलब मोनोकॉट वीड पर कोई असर नहीं है। ठीक है, इसलिए यूज टू प्रिपेयर वीड फ्री लॉन्स बाय गार्डनर्स। एक और इधर ही, ऑक्सिन ऑल्सो कंट्रोल जाइलम डिफरेंशिएशन, अच्छा, एंड हेल्प्स इन सेल डिवीजन। तो इसी बेसिस पर इसका और यूज देखिए, इंड्यूसेस एडवेंटिशियस रूट्स इन, इंड्यूस करता है, ग्रो नहीं, एडवेंटिशियस रूट्स इन स्टेम कटिंग्स। राइट, स्टेम कटिंग्स में एडवेंटिशियस रूट्स लाने के लिए ऑक्सिन यूज कर सकते हैं। स्टेम कटिंग ली, ऑक्सिन के सॉल्यूशन में डिप करा, कुछ दिनों बाद उसमें से रूट निकल आई, बढ़िया ग्रो करेगा। नेक्स्ट अगला, इसी के अलावा और फ्लावरिंग इन पाइनएप्पल,
पाइनएप्पल में फ्लावरिंग बढ़ाता है। जो बॉक्स में केवल उतना ही, लेकिन जो हैंड रिटन है ना वो पूरे पूरे। प्रिवेंट्स एब्सेशन ऑफ यंग लीव्स एंड फ्रूट्स। ये यंग लीव्स और फ्रूट्स के एब्सेशन को रोकता है, बट अलाउ एब्सेशन ऑफ ओल्डर पार्ट्स। ओल्डर गिरे तो कोई दिक्कत नहीं। यंगर का लॉस नहीं होना चाहिए। बायो एसे ऑफ ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन का बायो एसे क्या है उसके बारे में समझते हैं। एवेना कर्वेचर या एवेना कोलियोप्टाइल कर्वेचर। इसके अलावा भी होते हैं, ये खास है। और भी हैं, ठीक है, और भी हैं। एक और लिख देता हूं तो जगह यूज हो जाए। रूट ग्रोथ इनिबिशन, ग्रोथ को कम करने वाला है, इंड्यूस करता है। डन।
ओके। दूसरा हार्मोन जो डिस्कवर है वो जिबरेलिन्स के बारे में पढ़ेंगे हम लोग। हालांकि जिबरेलिन्स की डिस्कवरी एक फंगल इन्फेक्शन के थ्रू होती है। पहले ये जानो कि डॉर्फ वैरायटी किन्हें कहते हैं। डॉर्फ वैरायटी वो होती है जो शॉर्ट रहेंगी, यानी जिनकी हाइट ज्यादा नहीं जाती। कुछ याद आए, हमने स्टेम हाइट जेनेटिक्स में टॉल एंड डॉर्फ ऐसे नाम पढ़े थे, ठीक है। मतलब ये नाम ले सकता हूं, हालांकि ये 11th के पोर्शन में है, वो 12th के पोर्शन में, लेकिन हमने तो कुछ अलग ही पढ़ा था ना। तो हम लोग ये कहते हैं जो डॉर्फ हाइट की प्लांट्स रहती हैं उनके अंदर ना वो हार्मोन नहीं होता जो हाइट को लंबा करवाता है। वैसे हम लोग डॉर्फ हाइट के जो प्लांट या डॉर्फ वैरायटी ग्रो करते हैं तो ज्यादातर सीरियल वैरायटीज जो होती हैं, सीरियल प्लांट्स होते हैं, व्हीट, राइस, इनमें डॉर्फ वैरायटी ही ज्यादा लगाई जाती है, उनकी यील्ड ज्यादा है। बासमती डॉर्फ राइस होता है, शरबती डॉर्फ व्हीट होता है, ठीक है। तो यानी आप ये कहते हो कि डॉर्फ है तो मतलब उसका स्टेम कम हाइट का रहना चाहिए। जापान के फार्मर्स ने ये ऑब्जर्व किया कि उनकी फील्ड में जो राइस उन्होंने, यानी पैडी, जब तक दाना नहीं निकलता उसको पैडी कहेंगे, कि जो पैडी उन्होंने लगाया था वो तो टॉल होने लग गया, जबकि उनका कहना था कि हमने कोई फर्टिलाइजर डाला नहीं। नंबर दूसरा, हमें श्योर है कि ये कौन सी वैरायटी थी, डॉर्फ, तो ये लंबे क्यों हो रहे हैं। तो अगर किसी डॉर्फ वैरायटी की हाइट बढ़ने लगे तो वो नॉर्मल नहीं है, वो अनहेल्दी है। तो दे गॉट कंसर्न्ड और वो एग्रीकल्चरल साइंटिस्ट के पास जाके इस बारे में कंफर्मेशन करने की कोशिश करते हैं, जिसमें जवाब मिलता है कि तुम्हारे प्लांट इन्फेक्टेड हैं। सॉइल भी चेक करो तो पता लगता है हाँ ये फंगस है जिसके कारण इन्फेक्शन हुआ, और फंगस ने वो हार्मोन बनाया जो बिल्कुल वैसे ही फंक्शन करता है जो टॉल वैरायटीज में हाइट को बढ़ाने के लिए करता है। मतलब प्लांट ने नहीं बनाया हार्मोन, वो हार्मोन किसने दे दिया, फंगस ने, इसलिए प्लांट कैसे हो गए, टॉल। अनफॉर्चुनेटली प्लांट टॉल तो हुआ है लेकिन उसके कोई लाभ है नहीं, उसके अंदर फोलिएज मतलब पत्ती वगैरह छोटी और इन्फ्लोरेसेंस एब्सेंट है, ठीक है। तो इसलिए डिजीज का नाम जानो, उसे कहते हैं फुलिश सीडलिंग डिजीज इन राइस, या बैकेने डिजीज, या फुलिश सीडलिंग डिजीज इन राइस से जिस हार्मोन की डिस्कवरी हुई उसका नाम दिया गया है फुलिश सीडलिंग, सॉरी उसका नाम दिया गया जिबरेलिन्स। जिस फंगस से ढूंढा गया उसका नाम जिब्रेला फ्यूजिकोराई। हालांकि जिबरलिन नाम देने वाले लोग अलग हैं, यबूता एंड सुमिकी। खैर हम ये साइड में ये बात कह रहे हैं कि डॉफ वैरायटीज are known not to produce the chemical that caused increase in height। एक मिनट, मैं लिखूंगा फिजियोलॉजिकल, जेनेटिक नहीं, ऐसा नहीं कि ये जेनेटिकली टॉल वैरायटी हो गई, कॉज फिजियोलॉजिकल इंक्रीज इन हाइट। इंस्टेड वो केमिकल किससे मिला, फाउंड फ्रॉम फंगस। ये किससे डिस्कवर हुआ, फंगस से डिस्कवर हुआ, बस यही तो खास बात है, ठीक है। इसलिए नाम भी क्या हुआ है, जिब्रेलिन्स। तो फाउंड फ्रॉम फंगस, ऐसा हम लोग जिब्रेलिन्स के बारे में मेंशन करते हैं। और जब फाउंड फ्रॉम फंगस के बारे में मेंशन करते हैं कि दैट इसके अंदर क्या कैरेक्टर्स मिले हमें या क्या फायदे हैं, तो हमने कहा कि भैया इससे किसी जेनेटिकली डॉर्फ को टॉल बना सकते हो। यहां फायदा नहीं है, बाकी जगह फायदा ले सकते हो, और क्या क्या काम करता है उसके बारे में पता कर सकते हैं। इसके जैसे और भी कंपाउंड होंगे। मोस्ट कॉमन इज GA3। कुछ एनालोगस कंपाउंड भी नोन है, जिबर्लिक एसिड 3 बोलते हैं। एनालोगस कंपाउंड्स मतलब इसी के जैसा फंक्शन करने वाले। दूसरी सोर्स हो सकती हैं, नाम एक हेलमिंथोस्पोरिक एसिड,
एक और एग्जांपल है जिसे मेंशन करते हैं एज फेजियोलिक एसिड। फेजियोलस बीन का नाम है, राजमा, फेजियोलस वल्गैर, उसमें फेजियोलिक एसिड। एक बार डिस्कवरी होनी चाहिए, फिर उसके बाद हम लोग ढूंढते रहेंगे कि इसके फंक्शन क्या क्या है। तो ये टॉल कैसे कर देता है किसी प्लांट को, उसके बारे में सवाल आते हैं, मतलब क्या रीजन है। अब जैसे ऑक्सिन भी तो हाइट बढ़ाता है, तो ये भी हाइट बढ़ा रहा है। ऑक्सिन एपेक्स पे काम करता है, टिप पर, जबकि जिबरेलिन्स के जो काम होते हैं, तो जिबरेलिन्स कहां काम करवाएगा, इंटरनोड्स में, इंटरनोडल इलोंगेशन। ऑक्सिन रूट को इनिशिएट करता है, जिबरेलिन का रूट के ऊपर ऐसा कोई भी रोल नोन नहीं है। डन। कैरेक्टर जानो। एक वर्ड लिखा है बोल्टिंग। बोल्टिंग का मतलब होता है फ्लोरल शूट को बियर करना, ठीक है। खास तौर पे कौन से प्लांट में, रोजेट में। रोजेट मतलब वो जो गठान टाइप के छोटे से होते हैं, गोभी समझते हैं, पत्ता गोभी, फूल गोभी नहीं। फूल गोभी में ऑलरेडी फ्लावर आ रखे हैं, हम किसकी बात कर रहे हैं, फ्लावरिंग शूट को बनाना, तो पत्ता गोभी का डिस्कशन करेंगे ना। या एक और होती है पत्ता गोभी की बहन महंगी वाली, लेटस, वो बर्गर में फोटो ही होती है, लेटस नहीं होता, राइट। इमेजेस आर जस्ट फॉर इमिटेशन, मतलब द एक्चुअल इंग्रेडिएंट्स में वेरी। हमारी तो एक बार लड़ाई हो गई थी, हमने कहा कि दैट व्हाट इज हेल्दी इन योर बर्गर, सब तो अनहेल्दी खिला रहे हो, तुमने फोटो देख के लोगों को बेवकूफ बना लिया, ठीक है। कि भाई तुम बोल रहे हो टमाटर इतना मोटा दिखाया है, इतना पतला डाला हुआ है, ठीक है। प्याज सर बहुत महंगी है, सर डाली नहीं है, 200 रुपये किलो चल रही थी तब, ठीक है। और लेटस है ही नहीं, गोभी भी नहीं है, मैंने कहा नकली चीज डाल देते कुछ। अब यही तो उसमें हेल्दी है, बाकी ऊपर और नीचे जो बन है वो तो वैसे भी किसी काम का नहीं है, उससे अच्छी चीज आती है। टॉर्टिला सुना है, नहीं टॉर्टिला नहीं सुना, रैप्स आते ना जो, अपने जो रैप चलते ना यहाँ पर, जिस तरीके के बना के देते हैं रैप्स, वो होती है मैदे की रोटी, रुमाली रोटी के अंदर कुछ दे दिया। अब जब हम छोटे थे तो ऐसे बोलते थे, पोंगा बना के सब्जी दे देते हैं, ले खा ले। मम्मी दे तो नहीं, बाहर से खरीद के खा रहे हैं रैप, फ्रेंकी, ये वो ऐसा वैसा फर्जी है। अब देखो, अब वो जो टॉर्टिला वगैरह जो होता है ना, जो क्या बोलते हैं उसमें आता है, तुमने नाम लिया था अभी, हाँ टैको बेल वगैरह में, हाँ। तो वो क्या होती है, वो मक्के की रोटी है, उसमें मक्का मिक्स होता है। अब वो बनाना मुश्किल काम है, राइट, लेकिन वो ज़्यादा हेल्दी हो सकते हैं।
वो आते नाचोस, वो क्या है, वो भी बेक्ड है और काय के बने हुए हैं, मक्के के बने हुए हैं ना। हमें तो लेस खाने हैं, आलू के चिप्स, और वो ज्यादा अच्छा है कंपेरेटिवली। मैं ये नहीं कह रहा कि उसको खाओ, जस्ट एक बात कह रहा हूं कि इट्स अ बेटर ऑप्शन, वो एक ज्यादा अच्छा ऑप्शन होता है, ठीक है। बाकी चीजें तो देखो, जो जितना प्रोसेस जो उतना ज्यादा प्रॉब्लमेटिक है। कोई ये कहे नहीं नहीं हमने तो चिप्स घर पे बनाए, तो क्या कर लिया, बनाए तो चिप्स ही तुमने, ठीक है। नमकीन एक बार में चल सकता है, ठीक है, लेकिन चिप्स में अपने आप में बड़ा रिस्क है। क्यों? क्योंकि चिप्स को बनाते समय पहले आलू डाले, उसको निकाला एक, फिर वही तेल है, दूसरी बार आलू डाले दो, फिर तीसरी बार आलू डाले चार, आखिरी बार आलू डाले, सबसे खतरनाक यही वाला है जिसमें तेल सबसे ज्यादा लंबे टाइम तक है, ठीक है, ये सबसे ज्यादा खतरनाक वाला है, ठीक। लेकिन सब आपस में मिला दिए, ले खा। तो ये बहुत सिंपल सी चीज होती है ना। वी वर द किड्स एट दैट टाइम। हम लोग क्या करते थे, हमारे घर में बादाम वगैरह नॉर्मल, किसी ने घर में बेचे नहीं बादाम, वो घर वाले बच्चों के लिए रख लेते थे बादाम, जब छोटे थे हम लोग तो बादाम वगैरह का क्या करते थे, उसे सेक लेते थे और हल्का सा घी वगैरह के साथ में सेक लेना और थोड़ा सा उसमें नमक वगैरह डालना, तो ऐसे खाने में बढ़िया लगते थे। तो वो खाते थे तो बचपन में। आज वो हेल्दी स्नैक है, बताइए, ठीक है। फिर हम जब उस जगह से बाहर निकले हिमाचल प्रदेश से, तो दूसरा आइटम जुड़ गया, उसको कहते हैं क्या, मखाना। अब वह आज भी हम खाते हैं मखाना, तब भी खाते थे, आज भी खाते थे, लेकिन तब जब हम खा रहे थे तो हमारे आजू बाजू में बहुत कम लोग खा रहे थे, ठीक है। लेकिन आज हम खा रहे हैं तो हमारे आजू बाजू में हर कोई खा रहा है। क्या करते थे, उसको भी सौटे करते थे हल्का सा, तो कभी कभी उसके साथ में ना सूखी हुई पुदीना की पत्ती होती है, उसका चूरा बना लिया, वो डाल दिया, पुदीना फ्लेवर, काले नमक का फ्लेवर, जीरे का फ्लेवर, ऐसे करते थे। अब वही आइटम पैकेटों में बिकता है और आदमी खरीद के खाता है। कभी कभी हैरानी होती है हम क्या कर रहे थे, ठीक है। तो यानी आप ये सोचिए कि दैट देयर आर सो मेनी हेल्दी ऑप्शंस, बहुत सारी चीजें होती है, लेकिन हम कई सारी चीजों के लिए ना यूज टू हो जाते हैं। अब जैसे एक एग्जांपल बताते हैं कि शुगर केन किसी ने लगाया, गन्ने की खेती कर रहा है। अब हम लोग पढ़ भी रहे थे C4 प्लांट को पानी कम लगता है, लेकिन हमने तो पानी दे दे के गन्ने को खूब पानी पिलाया ताकि वो क्या हो, बढ़े। ऊपर से फिर सुनिए, गन्ना जब लगाया जाता है तो उससे ना 3 फसल निकलती हैं। पहली फसल जो निकलेगी, पहला स्टॉक होता है उसका, तने का कटिंग होता है, स्टॉक जो होता है उससे 3 बार फसल निकलती हैं। पहली बार जो गन्ना निकलेगा वो ऑब्वियसली लंबा होगा, दूसरी बार जो होगा वो थोड़ा छोटा, तीसरी बार जो निकलेगा वो और छोटा हो जाएगा। बुढ़ापे पे आ रहा है ना, स्टॉक खत्म होने वाला है, ठीक है। तो इसलिए एक पानी जबरदस्ती देंगे उसको कि पानी पियो, ऊपर से उसके ऊपर क्या करते हैं, इंटरनोडल, आखिर है तो घास, नॉर्मल घास भी होती है जो इधर उधर फैलती है ना, उसको भी चूस के देखोगे तो वो मीठी सी लगती है, कभी ट्राई कर लेना तुम, ठीक है, वो मीठी सी लगती है। बस डिफरेंस यही है, डिफरेंस ये है कि हमने उसे उस तरीके से ग्रो नहीं किया जिस तरीके से किसको कल्टीवेट करते हैं, शुगर केन को। अब शुगर केन पर हम लोग क्या करेंगे, नेचुरल तरीके में जिबरेलिन की स्प्रे नहीं होती थी, आज हम जिबरेलिन भी डालते हैं और यूरिया वगैरह भी डालते हैं ताकि उसकी लेंथ क्या हो जाए, बढ़ जाए। लेंथ बढ़ेगी, गन्ने की लंबाई ज्यादा होगी, वजन ज्यादा होगा, तभी तो ज्यादा पैसा मिलेगा। बस, तो क्या यूज कर सकते हैं उसके लिए, जिबरेलिन्स। जिबरेलिन इंटरनोडल ग्रोथ को बढ़ा रहा है, याद रखें, ओके। तो एक होता है इंटरनोडल ग्रोथ को बढ़ाना, तो गन्ने में बोल्टिंग नहीं करता, गन्ने में वो फ्लावरिंग शूट नहीं लाता, लेकिन कैबेज जैसे सब्जी में या लेटस में वो फ्लावरिंग शूट बना सकता है। वो अलग बात है कि ना तो लेटस में ना कैबेज में, मेरे को दोनों में से किसी में भी फूल नहीं चाहिए, पत्ती चाहिए, ठीक है। कहीं अगर फूल की रिक्वायरमेंट हो तो मैं इसको यूज कर सकता हूं। बोल्टिंग इज समथिंग विच वी आर सेइंग एज बियरिंग फ्लोरल शूट, उसको बोल्टिंग बोला जाता है। कभी काम का होगा तो ठीक। सब्स्टिट्यूशन ऑफ चिलिंग ट्रीटमेंट, पार्थेनोकार्पी मेल हार्मोन यानी इंक्रीजेस मेल फ्लावर, ये मेल फ्लावर को बढ़ाएगा। अगर कोई मोनोशियस प्लांट है तो उसमें मेल फ्लावर के नंबर बढ़ेंगे इसके कारण।
पार्थेनोकार्पी करेगा, ओवरकम्स डोरमेंसी। चिलिंग ट्रीटमेंट के कारण अर्ली मैच्योरिटी लाएगा। अर्ली मैच्योरिटी से फ्लावर एंड सीड फॉर्मेशन होगा। चिलिंग ट्रीटमेंट से ऐसा किया जा सकता है, टाइम से पहले फ्लावर और सीड आ जाएं, टाइम से पहले। सबका कोई ना कोई सिग्निफिकेंस है यहां पे। ओवरकम्स डोरमेंसी यानी सीड जर्मिनेशन, स्पेशली इन पर्टिकुलरली सीरियल्स। सीरियल्स में जर्मिनेशन को बढ़ाता है। सीरियल समझ रहे हैं ना, ओट भी सीरियल्स है, वीट, राइस, बार्ले, मेस, इन सब में। अगर टोमेटो में पार्थेनोकार्पी पूछे तो जिबरेलिन आंसर नहीं लगाना, ऑक्सिन है वो, ठीक है। ये दूसरे फ्रूट में पार्थेनोकार्पी करा सकता है, इंक्लूडिंग एप्पल। नहीं पढ़ना, ज्यादा पढ़ोगे दिक्कत हो जाएगी, दूसरे हार्मोन के साथ क्लैश हो जाएगा और फिर आंसर गलत लग सकते हैं। इसलिए एनसीईआरटी की लिमिट में फंक्शन पढ़ने हैं बस, ज्यादा में नहीं पढ़ने। तो हम फ्लोरल शूट बनाए वो ठीक है, लेकिन अब हम लोग जो दूसरा तरीका करेंगे वो हो सकता है क्या, इट इज लाइक ऑक्सिन, इट इंक्रीजेस shoot length, but effect on roots. None or less, या तो है नहीं या फिर कम होगा, कुछ बताया नहीं है उसके बारे में, अपन बात नहीं कर रहे। अब ये कह रहे हैं इंक्रीजेस शूट लेंथ, ये शूट लेंथ बढ़ाता है जिबरेलिन। कैसे बढ़ाता है, इंटरनोडल इलोंगेशन। अभी इसी के बारे में बातें आ रही हैं, मैं फंक्शन पढ़ने वाला हूं ना, तो वही जर्मिनेशन में कैसे फायदा मिला इसका, ठीक है, इंटरनोडल इलोंगेशन में इसका क्या फायदा मिला, वही चीजें हम लोगों को इसके बारे में पढ़नी है। ये जो कैरेक्टर है ना, इसी का एडवांटेज तो फंक्शन में लेते हैं, कुछ अलग थोड़ा ना है। डन। डन है। अब इसके फंक्शन पढ़ने के लिए भी यही तरीके निकालेंगे। फंक्शन लिखा था, तो फंक्शंस या फिजियोलॉजिकल इफेक्ट्स के बारे में बात करते हैं, तो इसके कैरेक्टर समझते हैं क्या क्या हो सकते हैं, वो सुनो एक के बाद एक। पहला मैंने कहा ना, इंटरनोडल इलोंगेशन पहले पढ़ लेते हैं,
ठीक है, इंटरनोडल इलोंगेशन के कारण क्या फायदे हैं वो सुनो। इंटरनोडल इलोंगेशन यानी स्टेम को लंबा करना, क्या फायदे? फिजियोलॉजिकल इंक्रीज इन डॉर्फ वैरायटी, फिजियोलॉजिकल इलोंगेशन ऑफ डॉर्फ वैरायटी, बढ़िया है। अगर कोई मेज है, ज्वार या बाजरा है, तो उसके जो स्टेम या फिर जो उसका बचा हुआ स्टॉक होता है, अनाज निकालने के बाद में उसे आप घास फूस की तरह, मतलब फॉडर की तरह यूज कर सकते हैं। लंबा होने दीजिए, ऐसा कहना है। फिजियोलॉजिकल इलोंगेशन ऑफ डॉर्फ वैरायटी, फिजियोलॉजिकल इसलिए बोला है क्योंकि आप उसे जेनेटिकली चेंज नहीं कर सकते। अब इसमें फायदे सुनिए, एक नेक्स्ट बात हुई, दूसरा एप्लीकेशन सुनना, इंक्रीज इन लेंथ ऑफ ग्रेप फ्रूट या ग्रेप स्टॉक, राइट। जिस स्टॉक पर फ्लावर आए उस स्टॉक को लंबा कर दीजिए, तो ज्यादा फ्लावर तो ज्यादा ग्रेप्स, यील्ड बढ़ा देगा। क्लियर? इंक्रीज यील्ड या ग्रेप फ्रूट्स बढ़ जाएंगे। तीसरा, इंक्रीज इन शुगर यील्ड, कैसे? बाय इंक्रीजिंग लेंथ ऑफ शुगर केन, राइट। ये इंक्रीजिंग लेंथ ऑफ शुगर केन से हम लोग इसका बेनिफिट निकाल सकते हैं। ठीक है, स्प्रेइंग द शुगर केन विद जिबलिन्स, द यील्ड ऑफ शुगर गॉट इंक्रीज्ड, ऐसा। दूसरा सिग्निफिकेंस सुन भाई, दूसरी एप्लीकेशन के लिए, सिंथेसिस ऑफ हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स लाइक अल्फा अमाइलेज। अच्छा, तो इसलिए इट इज यूजफुल इन या सिग्निफिकेंट इन मोबिलाइजेशन ऑफ न्यूट्रिएंट्स ड्यूरिंग सीड जर्मिनेशन। सिर्फ सीड में बोल रहा हूं, प्लांट में नहीं। सीड में न्यूट्रिएंट को इधर उधर घुमाना ताकि एम्ब्रियो और बाकी पार्ट्स को रिक्वायर्ड न्यूट्रिएंट मिल जाए। तो पहले स्टोर्ड फूड को सॉल्युबलाइज करना पड़ेगा ना। सॉल्युबलाइज करने के लिए या तोड़ने के लिए एंजाइम बनाने पड़ेंगे। ये बने एंजाइम, ये है एंजाइम वो। दिस इज ड्यूरिंग सीड जर्मिनेशन, ये एक हो गया। दूसरा, इसी अल्फा अमाइलेज का सिग्निफिकेंस समझिए। बोला सीड को ऐसे रखे रहने दो, लेट देम फर्मेंट, फर्मेंट होंगे तो उससे अल्कोहल बनेगा। तो ब्रीविंग इंडस्ट्री में भी ये अमाइलेज एंजाइम काम का है। फास्टर द माल्टिंग प्रोसेस, माल्टिंग प्रोसेस बढ़ गई। फास्टर द माल्टिंग प्रोसेस बाय, एक मिनट, इन ब्रीविंग इंडस्ट्री। माल्टिंग मतलब ग्रेन्स का जूस निकलना। तीसरा, थर्ड कैरेक्टर की बात करते हैं। तीसरे फीचर में क्या मिलेगा? तो तीसरे फीचर को जब हम लोग डिफाइन करते हैं तो उसके कैरेक्टर के बारे में भी जान ले। तो तीसरे फीचर को हम लोग इस तरीके से मेंशन करते हैं कि इंक्रीज इन लीफ एरिया, डायरेक्ट लिखते हैं, लीफ एरिया को बढ़ा रहा है, पत्ती बड़ी हो जाएगी।
elongation and shape of apple fruit, delay in senescence, मतलब ओल्ड नहीं होने दे रहा, इन ऑरेंजेस एंड इंक्रीज देयर मार्केट पीरियड। मतलब ऑरेंज के फ्रूट पेड़ पर लगे हुए हैं, वो अपने पौधे पर ही लगे हुए हैं, और उसके ऊपर जिबलिन की स्प्रे जो होती है ना, उनको बढ़ने से रोकती है कि अगर तुम बढ़ गए तो तुम्हें तोड़ के बेचना पड़ेगा, और तुम्हें ज्यादा लंबे टाइम तक हम स्टोर कर सकते नहीं। ऑरेंज का फ्रूट स्टोर नहीं होता लंबे टाइम तक, वो खराब होगा ही, फ्रिज में भी नहीं बचेगा, जाएगा। तो यानी वो कहते हैं कि इसका मतलब है कि ऑरेंज के फ्रूट्स को तोड़ो ही मत ना पेड़ से। फिर जब पुराना फ्रूट कम होने लग जाए मार्केट में और तुम्हें फ्रूट की अच्छी कीमत चाहिए, तब उसे तोड़ो। तब तक उसे पेड़ पर टिका के रखने के लिए जिबलिन का इस्तेमाल करें। डिलेन सेनेसेंस, डिलेन सेनेसेंस साइटोकाइनिन के लिए भी आएगा, बट ये याद रखिए ये सिर्फ फ्रूट तक है। साइटोकाइनिन लीफ, फ्रूट, कट वेजिटेबल्स के लिए भी काम आ सकता है। वो असली एंटी एजिंग हार्मोन होता है। फिर आता है अर्ली मैच्योरिटी। अर्ली मैच्योरिटी के दो एग्जाम्पल। पहला एग्जाम्पल, इट प्रमोट्स फ्लावरिंग इन लॉन्ग डे प्लांट्स। एक मिनट में लिखता हूं, स्प्रिंग समर वेराइटीज। स्प्रिंग समर वेराइटीज मतलब जो समर के सीजन में ब्लॉसम करती हैं, ब्लूम करती हैं। ड्यूरिंग विंटर्स यानी शॉर्ट डेज, कि दिन आए नहीं फ्लावरिंग के, लेकिन टाइम से पहले वो क्या कर दें, फ्लावरिंग कर दें। ये सही है यार, फायदा हो सकता है इसका। और एक जुवेनाइल कॉनिफर्स यानी पाइन जिसे कहते हैं, टू बियर सीड्स अर्लियर। इससे सीड जल्दी निकलेंगे, टाइम से पहले सीड बनाने लगेगा। बायो एसे मेंशन करना है मुझे, जिबलिन्स का कहीं किनारे पे मेंशन लिख कर देते हैं, बायो एसे ऑफ जिबलिन्स या जिबलिक एसिड। दो एग्जाम्पल मेंशन करूंगा। पहला, ड्वार्फ मेज टेस्ट। पहला जो है वो ड्वार्फ मेज टेस्ट है, और दूसरा एग्जाम्पल बार्ले एंडोस्पर्म टेस्ट।
डन है। रुकना है जरा 2 मिनट। सारी हो जाएंगे अपने पास साइटोकाइनिन, और उसके बाद में इथाइलिन और ये बाकी पूरा ही हो जाएगा। चल है ना बात, बनिए लॉजी तो होती है लेकिन क्लास तो 4 होती है तुम्हारी। केमिस्ट्री तो हो गई ना रे, तो कल काय की होगी, कल काय की 2 क्लास। ये अगले 3